Hello everyone, today I will teach a new topic, new chapter 11th class physics. Chapter name is laws of motion. तो ये 11th class physics का ये 5th chapter है, laws of motion. Laws of motion. तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम भी हम लोग कह सकते हैं उसको, एंड थर्ड लॉ दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ दैट इज एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड लॉ है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है दैट मीन्स कि पीछे हम लोग चैप्टर में पढ़े थे काइनेमेटिक्स, फिर यहाँ मोशन इन अ प्लेन पढ़े थे, जिसमें से क्या था कि फोर्स नहीं लग रहा था, दैट मीन्स कि जो मोशन हो रहा था वो हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करते, लेकिन इस केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फोर्स को, दैट इज कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज व्हाट, फोर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एंड एक्चुअली ये है क्या, दिस इज दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। मोशन होने के लिए एक कॉज दैट मीन्स एक फोर्स होना चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अगर उसमें कोई फोर्स लगेगा, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगेगा तो क्या होगा, या तो स्टॉप हो जाएगा मूव करना, या फिर कंटिन्यू रहेगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द बॉडी में स्टॉप, अगर ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा, या फिर अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो क्या होगा, डीएक्सेलरेटेड हो जाएगा, रिटार्डेड हो गया तो आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टॉप, कुछ देर के बाद से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज पहले हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया, या किसको कह सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, या लॉ ऑफ इनर्शिया इज दैट इफ अ बॉडी इज इन मोशन then it continues to be in motion, and if it is at rest then it remains at rest until an external force acts on the body। यानी कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी फोर्स ना लगे तब तक। दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये मोशन में है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इधर से कोई फोर्स ना लगे, तब जब तक ये फोर्स ना लगे और पोजीशन चेंज ना करे तब तक ये तो मोशन में आएगा नहीं। दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और इसको बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट इज दो है, इनर्शिया दो टाइप के हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया और मोशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट मीन्स न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया का लॉ है। दैट मीन्स इनर्शिया एक तरह क्या मास से रिलेटेड है, दैट मीन्स जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। दैट मीन्स हैवियर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया जैसे ये 1 kg का मास है, 1 kg का मास है तो इसमें जो फोर्स लगाया जाएगा, है ना, या इसका जो फोर्स लगाया जाएगा और स्मॉलर फोर्स लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर 10 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर वही फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है इस बॉडी में और मे नॉट मूव, ये मूव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स जितना ज्यादा अकॉर्डिंगली फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर मास होगा दैट मीन्स मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर मास बहुत ज्यादा है तो भी क्या होगा, वो फोर्स लगाएंगे तो सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाए तो डिस्प्लेस नहीं होगा अपने पोजीशन से, जिससे क्या हो गया कि कोई भी जैसे कि माउंटेन हो गया, कोई फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, हो सकता है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए या फिर इस तरह का
डिफॉर्म हो जाए, लेकिन वो क्या होता है, बहुत लार्ज मास होता है। तो इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनर्शिया दैट इज मास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ इनर्शिया का, दैट इज व्हेन a body is in motion, then it continues to be in motion, and if the body is at rest, then it remains at rest until an external force acts on it. जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा, या अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि अपोजिंग फोर्स ना लगे। तो इस तरह से क्या हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मींस कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, दैट मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ दो टर्म आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन दोनों, ये दोनों साथ साथ होता है, ये कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते कि एक ग्लास है, लेट्स कंसिडर ग्लास एंड ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया गया है। इस तरह का एक कार्डबोर्ड रख दिया गया है और कार्डबोर्ड के ऊपर एक पॉइंट रख दिया गया है। नाउ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on the cardboard, then the cardboard will displace from its position। अपने पोजीशन से क्या होगा, कार्डबोर्ड डिस्प्लेस हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा तो ये कार्डबोर्ड अपनी जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। बट ये जो पॉइंट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या हो जाएगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो ये कार्ड वहां कार्ड जो है वो कार्ड वहां से डिस्प्लेस हो गया, और वो पॉइंट अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या हो जाएगी, नहीं पहनेगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेविटी द पॉइंट विल फॉल। अंडर ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉइंट नीचे गिर जाएगा ग्लास में। तो यहाँ दोनों एग्जांपल साथ साथ होगा, दैट मींस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार्ड, देन द कार्ड विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द पॉइंट विल बी एट रेस्ट एंड फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का बेस्ट एग्जांपल था। फिर इसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट है, ये जो कोई ब्लैंकेट है, इस तरह का कोई ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट को क्या करते हैं, ब्लैंकेट के डस्ट पार्टिकल्स को अगर हम लोग हटाना है तो उसको क्या करते हैं, स्टिक से अगर उसको बीट करते हैं, इस तरह से अगर स्टिक से उसको बीट करते हैं, झाड़ते हैं, तो जैसे ही हम स्टिक से लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, तो उस जगह पे क्या लगा, फोर्स का। एंड ड्यू टू फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द ब्लैंकेट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा। तो ब्लैंकेट इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा, बट जो डस्ट पार्टिकल्स वहां पे होगा, वो जो डस्ट पार्टिकल्स होगा, डस्ट पार्टिकल दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या रेस्ट में रहेगा। दैट मींस इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जब फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाने से क्या हो गया, ब्लैंकेट डिस्प्लेस हो जाएगा अपने पोजीशन पे, और जब वो डिस्प्लेस हो जाएगा तो वहां से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहा, और इनर्शिया रेस्ट में रहने के कारण क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। दैट मींस इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाता है, नीचे ब्लैंकेट से ढल जाता है। या इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में हम लोग फिर एग्जांपल ले सकते हैं, बस का कंसीडर कर सकते हैं। बस को किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे बस अगर स्टेशनरी बस है,
स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी बस है, यहाँ ड्राइवर का सीट है और यहाँ पैसेंजर्स का सीट है। तो जब बस रेस्ट में है दैट इज स्टेशनरी है, और जब बस चलना शुरू हो जाता है, जब बस चलना शुरू हो जाता है तब क्या हो जाता है, हम लोग पीछे की ओर भाग जाते हैं। दैट इज जैसे ही बस आगे बढ़ता है हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर लीन हो जाते हैं। दैट इज मोशन ऑफ बस। दिस इज द मोशन ऑफ बस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाता है, पैसेंजर जो होता है वो क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज पैसेंजर का अपर पार्ट, ये क्या हो गया, अपर पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, लोअर पार्ट हो गया। दैट इज पैसेंजर का अपर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, पीछे की ओर लीन करता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो लोअर पार्ट होता है सीट के साथ क्या हो जाता है, सीट के साथ अटैच रहता है। ड्यू टू सीट के साथ अटैच रहता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा सीट के साथ अटैच। बट अपर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, अपर पार्ट में आ जाता है, दैट मीन्स मोशन में आ जाता है। दैट मीन्स ये जैसे इधर मोशन में आ जाता है तो क्या हो जाता है, पीछे की ओर लीन हो जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तो रहना चाहता है, पूरा जो कि स्टेशनरी था तो पूरा हॉट बॉडी क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, लेकिन सीट के साथ वो अटैच है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अपर पार्ट जो होता है बॉडी का वो भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन बस क्या हो जाता है, इधर चाहता है कि क्या हो जाता है, वो पीछे की ओर लीन हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाता है तो वो पीछे की ओर लीन हो जाता है, और ये लोअर पार्ट एट रेस्ट में ही रहता है। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि जब बस है, दिस इज द सीट ऑफ ड्राइवर एंड दिस इज द सीट ऑफ पैसेंजर। और ये जब बस चल रहा है, अब अचानक ब्रेक लगेगा, जब ब्रेक लगता है दैट इज बस रुकती है, तो बस रुकती है तो ये लोअर पार्ट जो होता है वो तो रेस्ट मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन फिर ये क्या है, पूरा बॉडी जैसे मोशन में रहता है, तो क्या लोग बस जैसे रुकती है, तो बस रुकती है तो वो बस रुके, लेकिन अपर पार्ट भी क्या हो जाता है, मोशन में ही रहना चाहता है। अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है, तो जैसे बस रुकती है तो वो मोशन में रहना चाहता है अपर पार्ट, तो वो क्या हो जाता है, आगे की ओर लीन हो जाता है, यानी कि आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। तो ये लोअर पार्ट क्या हो जाता है, रेस्ट में है, सीट के साथ तो रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट क्या मोशन में है, और वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन उसमें कोई फोर्स लग नहीं रहा था, इसलिए क्या हो जाता है, वो आगे की ओर फेंका जाता है। दैट मीन्स आगे की ओर लीन हो जाता है। तो दिस इज द ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और लोअर पार्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही रहता है। तो इस तरह से बस अब आगे की ओर जाता है या पीछे बस रुकती है, तो इस तरह से या तो पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन होता है या बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन होता है। तो इस तरह का 3 एग्जाम्पल था, ब्लैंकेट का, ग्लास का और ये बस का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड था, और ये इनर्शिया जो है मास से रिलेटेड है, हेवियर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज द व्हेन a body is at rest then it remains at rest, and if a body is in motion then it continues to be in motion until an external force acts on it। जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे तब तक बॉडी या तो मोशन में ही रहेगा या फिर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। जानने के पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी का, जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, मास एंड वेलोसिटी का। तो मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि दिस इज मोमेंटम। That is momentum. So let's consider about momentum. Let's consider
when a force is applied on a body, then the body changes its velocity. Suppose initial velocity u, and after some time its final velocity becomes v after time t. Okay, and if the mass of the body is m, then momentum p is what? Initial momentum, that is p is mass into velocity, and this is a vector quantity, and the direction of momentum is along the direction of velocity, and p initial is mass into initial velocity, and p final is what? Mass into final velocity. This is initial velocity, this is final velocity, this is initial and final momentum. तो इस तरह से मोमेंटम का यहाँ, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी का में जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा विथ टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम में चेंज आता है, वो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। यानी जितना ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा, या तो एक्सीलरेटेड फोर्स लग रहा है या रिटार्डेड फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to the force applied on the body। किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे, ये जो फोर्स लगाए यहाँ क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम आया, यानी कि चेंज, यानी कि इसको अगर हम कंसिडर कर लेते हैं v, और ये v प्लस डेल्टा v कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगी? इनिशियल मोमेंटम mv हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम p प्लस डेल v ये आ जाएगा। तो इस तरह से तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम दैट इज फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल पी बाय डेल टी। तो ये डेल पी बाय डेल टी क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो यहाँ पे ये टाइम डेल्टा टी टाइम लेते हैं, और डेल्टा टी टाइम अगर 10 to 0 होगा, दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ये लिमिट के साथ ले लेंगे, दैट मीन्स F इक्वल टू साइन के डेल पी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, दैट इज देन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन F इक्वल टू के लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज डेल पी by delta t, and this becomes k times dp by dt। ये वेक्टर है, तो वेक्टर लिख सकते हैं, that is force is a vector quantity, so that is force is equal to k times dp by dt, where k is the proportionality constant, कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट इसका वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी we take k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 यूज करते, दैट इज ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू dp बाई dt आ जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इस तरह हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? सिंस p का बदले हम लोग क्या लिखते हैं? p
पी या डेल पी के बदले हम लोग क्या सीखते हैं, डेल पी या पी के बदले हम लोग लिखे थे पी को व्हाट एम इंटू वी, तो पी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एम इंटू वी, दैट इज सिंस पी इज व्हाट, पी इज एम इंटू वी एंड देयरफॉर फोर्स एफ इक्वल टू व्हाट, एफ इक्वल टू dp by dt and hence differentiation of momentum, that is mv with respect to t, so it is written as m into dv और dt। m को बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज m इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो m बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया m into and the rate of change of velocity is what, acceleration। The acceleration vector हो गया, that is force is what, force is mass into acceleration, तो force equal to क्या हो गया, mass into acceleration हो गया, that is एक तरह का क्या हो गया, force हो गया। और ये force ही क्या है, that is the change in momentum, यानी कि किसी बॉडी में अगर मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो एक तरह का क्या हो गया, मास यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है दैट मींस फोर्स लग रहा है, दैट इज दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। जब न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करा दैट मींस हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, दैट इज F is what, F is equal to dp by dt, और इसको हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज, तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ का हम लोग वेरीफाई किए यानी कि डिराइव किए किससे, मास से रिलेटेड यानी कि चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड। अब यहाँ पे है कि चेंज इन मोमेंटम जो है यानी कि यहाँ से चेंज इन मोमेंटम इसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं, दैट मींस F इंटू डेल्टा टी इज व्हाट, डेल टी, ये भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स इंटू टाइम, दिस इज चेंज इन मोमेंट, दैट इज दिस टर्म इज कॉल्ड इंपल्स। ये टर्म क्या होता है, इंपल्स का, इंपल्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या, इम्पल्स एक तरह का फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और अगर कुछ टाइम टेकिंग हो रहा है, दैट इज फोर्स इनटू टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंट वाले उस बॉडी में क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू व्हाट, इम्पल्स को इसे जे से डिनोट करते हैं, जे से, तो जे इक्वल टू व्हाट, डेल पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो ये याद रखना है कि चेंज इन मोमेंटम, यहाँ इम्पल्स का क्या मतलब है, यानी कि इम्पल्स होता है कांस्टेंट टर्म होता है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट टर्म होता है किसी बॉडी में। अगर मान लीजिए किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है और कुछ टाइम, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, या फिर अगर चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट लगता है, बिकॉज चेंज इन टू कीप द चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, सो इफ वी इंक्रीज द टाइम इंटरवल देन फोर्स वुड बी स्मॉलर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर आएगा, स्मॉल हो जाएगा। दैट मींस इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर लेट्स कंसीडर क्रिकेट प्लेयर कैचेस द बॉल, एक बॉल को कैच करता है, तो ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल ही पुल्स हिज हैंड, अपने हैंड को क्या करता है, पुल करता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई ही डज सो, बिकॉज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल, वो ऐसा इसलिए करता है कि टाइम इंटरवल क्या हो, इंक्रीज कर जाए। दैट मीन्स बॉल को कैच करने के लिए क्या करेगा, अगर मान लीजिए सडनली अगर कैच करता है बॉल को, देन ही वुड में हर्ट, उसको चोट लग सकती है, बिकॉज क्या होगा, देयर इज सडन चेंज इन मोमेंटम। अगर सडन चेंज इन मोमेंटम होगा तो लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द पाम ऑफ द प्लेयर, दैट इज वो फील्डर के हाथ में ज्यादा से ज्यादा फोर्स लग सकता है, और फोर्स लगेगा तो चोट भी लग सकती है। इसलिए वो क्या करता है कि टाइम को बढ़ाता है, तो टाइम बढ़ाता है तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, तो उससे कम फोर्स लगेगा और वो इजिली कैच कर सकता है। तो ये चेंज इन मोमेंटम तो हो रहा है, बट चेंज इन मोमेंटम यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी नंबर मान लेते 28 है, तो 28 1 इंटू 28 लिख सकते हैं, 2 इंटू 40 लिख सकते हैं, या फिर 7 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखो एक टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा सेकंड टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से अगर एक का टर्म बढ़ा रहा है, दैट इज टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम होता चला जाएगा। तो इस तरह का यहाँ भी कॉन्सेप्ट यही है, ये टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल सो एज टू डिक्रीज द force exerting on the palm of the player, that and to keep the
मोमेंटम चेंज द सेम। तो जो मोमेंटम चेंज आ रहा है वो सेम रहेगा। दिस इज द इम्पल्स। तो ये इम्पल्सिव फोर्स कर सकते हैं, इम्पल्स कर सकते हैं, एंड दिस इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। तो नेक्स्ट इसी से हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड दैट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स। दैट मीन्स किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाता है, अगर वन बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन द another body will also exert the same amount of force, that is but opposite in direction। यानी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो दूसरा बॉडी भी क्या होगा? फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स लगाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअली ये डस्टर जो है वो भीगा हुआ है, और भीगा हुआ होने के कारण ये मार्कर बोर्ड पे वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिस कारण से ये चलता नहीं है। इसलिए इसको पानी डाल लेते हैं करिए। ठीक, तो देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। That is action reaction law. That is every action, simple सा definition है, every action there is equal but opposite reaction। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे ये समझते हैं कि ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, और ये बॉल मान लेते हैं कि वी बी इसका स्पीड है, और ये बॉल का भी ए स्पीड है। और इस तरह से है कि स्पीड ऑफ वी ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वी बी। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से जाएगा, इसको कोलाइड करेंगे, है ना। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे इस तरह का लगेगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? एक्चुअली ये डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होगा दैट मीन्स ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। एक्चुअली ये जो शेप होता है, ये शेप इस तरह से जाएगा, इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा सा हो जाएगा, दिस इज डिफॉर्म। और ये दूसरा भी पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ से इस तरह का दिखाएंगे, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और दूसरा जो बॉडी हो जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन इस तरह का, तो ये भी डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? दिस इज के एंड दिस इज बी। तो इस पे ये फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है बी पे, तो बी भी क्या करेगा? दैट इज दोनों डिफॉर्म हुआ, तो डिफॉर्म हुआ तो क्या हुआ? ये भी फोर्स लगाएगा, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू। तो डिफॉर्म हुआ तो क्या होगा? ये जैसे ही इधर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा, इसको क्या करेगा? एक्सपेक्ट करेगा कि इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसका स्पीड धीरे धीरे क्या? स्लो डाउन, कम होगा, बिकॉज इनिशियली इट इज speed Va is greater than Vb, and hence when force is applied on A due to B, then the speed of A will decrease
and when force applied on B due to A, then the velocity of B increases. और इस तरह से क्या हो जाएगा, दो आफ्टर सम टाइम दोनों का, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम अ टाइम विल कम व्हेन देयर वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस दोनों अभी डिफॉर्म हो, फिर क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप को गेन करेगा। तो अपना ओरिजिनल शेप को जैसे ही गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, फिर ये दोनों का वेलोसिटी आपकी कॉमन हो जाएगा। यानी ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जब दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे से कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये फिर सेपरेट हो जाएगा। ये डी डैश और डी ए डैश हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, डी ए डैश और डी बी डैश, जिसमें से डी बी डैश क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ए है और ये बी है। तो ये क्या हो गया, सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन का चैप्टर आप यहाँ पे क्या है, ये बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, एंड ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। तो आप बिफोर कोलिजन में स्पीड ये का जाएगा है, एंड ड्यूरिंग कोलिजन में क्या लगता है, फोर्सेस लगता है। ड्यू टू फोर्सेस वेलोसिटीज क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और आफ्टर सम टाइम दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा, फिर दोनों सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद से वेलोसिटी जिसका बढ़ता ही जाएगा, इसका वेलोसिटी फिर दोनों एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये कुछ कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और इस तरह से क्या होगा, वेलोसिटी या तो इंटरचेंज हो जाता है, वेलोसिटी एक दूसरे का कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन। या तो कोलिजन इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, या इनइलास्टिक होगा, या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो दोनों क्या होगा, अटैच रहेगा, अटैच होगा और दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चलता चला जाएगा। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो हम लोग यहाँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। दैट मींस क्या हो रहा है, दोनों का फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। दैट इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में सिंपली इतना याद रखना है, ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज फोर्स ऑन ए बॉडी ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये दोनों फोर्सेस का इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये दोनों का हम लोग इक्वेशन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो यहाँ दोनों फोर्सेस इक्वल है तो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो फोर्स इक्वल क्या होगा, दोनों तरफ डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं, इक्वल माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं, इंटू डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं। तो इस तरह से आ जा रहा है। ठीक है, अगर फोर्स आने चेंज क्या हो गया, मोमेंटम किसमें, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो यहाँ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी दैट इज क्या हो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन ए, और यहाँ क्या है, माइनस चेंज इन मोमेंटम इन बी। क्योंकि बी में फोर्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम में बी लगेगा, यानी कि ये इसके पास मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना था, एम वी ए, और इसके पास इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वी बी, ये था। अब आफ्टर कोलिजन क्या जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम आ जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है, एम वी ए डैश ये हो जा रहा है, और यहाँ इसका आ जा रहा है एम वी बी डैश आ जा रहा है फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम इन ए दैट इज इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल दैट इज पी ए इनिस फाइनल, चेंज का मतलब होता है फाइनल, माइनस पी ए इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ दैट इज पी बी फाइनल माइनस पी बी इनिशियल। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, पी ए इज फाइनल, पी ए इज फाइनल कितना हो जाएगा, एम वी बी नहीं, एम वी ए डैश, एम वी ए
डैश माइनस एम वी के इक्वल माइनस क्या हो जाएगा पी बी फाइनल दैट इज एम डी बी डैश माइनस एम डी बी इन्हें सब होगा हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस साइन ले लेते हैं दैट इज जीरो, इसका माइनस इसके साथ आ जाएगा दैट इज माइनस एम डी बी डैश माइनस माइनस प्लस एम डी बी ये हो जाएगा। अब ये टर्म इधर आ जाएगा और यहाँ से ये टर्म उधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम वी ए डैश प्लस ये टर्म इधर आ जाएगा, तो एम यहाँ से एम वन एम टू ले लेंगे, एम वन और ये एम टू ले लेते हैं, एम वन और एम टू, एम वन एंड एम टू, या दोनों इक्वल भी ले सकते हैं एम वन एम टू, जैसे यहाँ वन लेंगे, यहाँ वन लेंगे, यहाँ टू लेंगे, यहाँ टू लेंगे, यहाँ टू लेंगे, यहाँ टू लेंगे, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेंगे दैट इज एम वन एम टू वी बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा दैट इज एम वन वी ए प्लस एम टू वी बी। So m1 va that is initial momentum of object this, and m2 v that is initial momentum of v body, and this is m1 va dash that is final momentum of a and final momentum of v after collision. So before collision momentum and after collision momentum. तो यहाँ क्या होगा before collision momentum, यहाँ क्या होगा momentum यहाँ लिख सकते हैं that is momentum total momentum before collision is equal to momentum after collision. एक्चुअली क्या होता है मोमेंटम आदि की सम ऑफ मोमेंटा कह सकते हैं दैट इज सम ऑफ मोमेंटा इनिशियल मोमेंटा, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा, मोमेंटम का फुल होता है मोमेंटा इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटा। आफ्टर तो क्या रहा सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा फाइनल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो सम ऑफ मोमेंटा वो क्या है इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ linear momentum।